Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण प्रकरण अरब इन्वेजन से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और हम जब अरब इन्वेजन या अरबों का जो आक्रमण हुआ भारत पे, अरबों ने विजय प्राप्त की और भारत में कुछ निश्चित क्षेत्रों में अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की, इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि इस्लाम धर्म के उदय के तथ्यों को जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस कक्षा में हम लोग अरबों का सिंध पर आक्रमण के समय भारत की स्थिति क्या थी और फिर हम आक्रमण के कारण और फिर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण और विजय और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम की सफलता, फिर मोहम्मद बिन कासिम के पश्चात की स्थिति कैसी थी और फिर अरबों के जो शासन व्यवस्था और उसके बाद से भारत में अरबों की असफलता के कारण इत्यादि जो संबंधित तथ्य हैं इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम अरबों के आक्रमण के समय भारत की स्थिति के विषय में चर्चा करें। हालांकि हम लोग इस्लाम के उदय से संबंधित तथ्यों को भी देखेंगे, क्योंकि जो अरब और तुर्कों का जो उत्थान हुआ वह इस्लाम से बहुत ही नज़दीकी से जुड़ा हुआ है और कुछ ऐसे तत्वों का प्रादुर्भाव हुआ इस्लाम के आगमन के साथ ही इन क्षेत्रों में, इनमें राष्ट्रीय एकता और शक्ति का संचय हुआ और इन्होंने विजय विस्तार की नीति को अपनाया। तो इस्लाम के उदय से संबंधित कुछ तथ्यों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन अभी हम लोग भारत पर आक्रमण के समय कैसी स्थिति थी, अरबों ने जब आक्रमण किया तो भारत की स्थिति किस प्रकार थी, उसी के संबंध में हम चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के नष्ट हो जाने के पश्चात हर्ष के समय जो हर्षवर्धन था, उसके समय में भारत एक विस्तृत और दृढ़ साम्राज्य को स्थापित करने, भारत में एक दृढ़ साम्राज्य की हम स्थापना देखते हैं हर्ष के द्वारा। लेकिन हर्ष अपने उद्देश्य में आंशिक रूप से ही सफल रहा, उसका भी साम्राज्य पूरे भारत में उसका विस्तार नहीं था। वह दक्षिण भारत तो क्या संपूर्ण उत्तरी भारत को भी अपने शासन में अधीन नहीं कर सका था। अगर देखें उत्तर और दक्षिण भारत में दोनों में उसका साम्राज्य विस्तार देखें तो दक्षिण भारत में तो उसका था ही नहीं और उत्तर भारत में भी उसके साम्राज्य के विस्तृत जो क्षेत्र है वह उतने विस्तृत स्तर तक नहीं था। तब भी हम हर्ष के समय में उत्तरी भारत के में एक शक्तिशाली दृढ़ साम्राज्य देखते हैं जो शक्ति और संपन्नता के दृष्टि से किसी भी विदेशी आक्रमण का मुकाबला करने में समर्थ था। परंतु हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत की एकता खंडित हो गई, विभिन्न स्थानों पर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो गई और विभिन्न नए राजवंशों की उत्पत्ति हुई। ऐसा नहीं था कि वे सभी राज्य छोटे छोटे और दुर्बल थे, बल्कि इनमें विभिन्न राज्य हम देखें, इनमें से जो विभिन्न राज्य थे वह शक्ति और विस्तार की दृष्टि से काफ़ी विशाल थे, परंतु उनकी दुर्बलता का मुख्य कारण उनकी पारस्परिक प्रतिस्पर्धा थी। विदेशी परिस्थितियों से पूर्णतया अनभिज्ञ और विदेशी आक्रमणों के प्रति उदासीन ये जो सभी राज्य हैं यश और साम्राज्य विस्तार के लिए आपस में युद्ध करते रहते थे। भारत की राजनीतिक दुर्बलता का यही मुख्य कारण था। इस तरह हम देखते हैं कि जो आपसी प्रतिस्पर्धा और आपसी वैमनस्य था एक राजा से दूसरे राजा के बीच में, वही इनकी पराजय का भी कारण आगे बना। हम देखते हैं कि इस समय अफगानिस्तान में हिंदू राज्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस प्रदेश को सेल्यूकस निकेटर से जीता था। उस समय से वह एक हिंदू राज्य रहा। वहाँ बौद्ध और हिंदू धर्म प्रचलित थे और वह राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत का एक अंग था। बाद में वह काबुल और जाबुल नाम के दो राज्यों में विभक्त हो गया। मुसलमान उनको इन्हीं नामों से पुकारते थे। काबुल का राज्य उत्तर पूर्व में कश्मीर और पश्चिम में ईरान की सीमाओं से मिला हुआ था। काबुल, जलालाबाद, गंधार प्रदेश, पेशावर, बन्नू, गोमती नदी के दोनों तट इत्यादि
से सम्मिलित होकर बना था, जबकि जाबुल राज्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि काबुल के दक्षिण और बलूचिस्तान के उत्तर के बीच के भाग इसमें अवस्थित थे। 9वीं सदी के अंतिम वर्षों तक राज्य जो था, ये जो राज्य थे हिंदू राज्य रहे, और हम बाद में देखते हैं कि भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर होने के कारण उन्हें अरबों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। कश्मीर पर का जो शासक था चंद्रपीड़, उसके पश्चात उसका भाई मुक्तपीड़ ललितादित्य शासक हुआ, और इसका शासनकाल 715 से 755 ईस्वी था, जिसने कन्नौज के शासक यशोवर्मन को परास्त किया और मार्तंड नामक स्थान पर एक विशाल सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया था। कन्नौज में प्रतिहार वंश का शासक यशोवर्मन था। उसका राज्य पूर्वी पंजाब से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। बंगाल में उस समय तक पाल वंश का राज्य था, और दक्षिण भारत में वाकाटक, पल्लव, पांड्य, चोल और चेर वंश के शासक राज करते थे। और सिंध का जो क्षेत्र था, जो अरबों ने जिस समय इस समय सिंध में प्रवेश किया था, वह एक विस्तृत राज्य था। उसकी सीमाएं उत्तर में कश्मीर राज्य से, पूर्व में कन्नौज और दक्षिण में समुद्र तक इसके राज्य की सीमा मिलती थी। पश्चिम में मकरान उसकी सीमाओं के अंतर्गत था। उस समय वहाँ का शासक दाहिर था, जो ब्राह्मण था, और उसके पिता चच ने अपने राजा को मारकर कुछ समय पहले ही सिंध को प्राप्त किया था। चच के पश्चात उसका भाई चंद्र गद्दी पर बैठा। इस कारण दाहिर को अपने चचेरे भाई और चंद्र के पुत्र तुराज से गद्दी के लिए संघर्ष करना पड़ा था। दाहिर का शासन निम्न वर्ग और मुख्यतः वहाँ की लड़ाकू जाट जाति के प्रति असहिष्णुता का था। जो संपर्क था दाहिर का जो शासन है, वो निम्न वर्ग और वहाँ के जो जाति थी, जाट जाति, उसके प्रति असहिष्णुता के नीति का पालन किया था। इस कारण आंतरिक संघर्ष और असंतोष से व्याप्त सिंध का राज्य दुर्बल हो गया था, और इन्हीं परिस्थितियों में अरबों के आक्रमण से भारत राजनीतिक दृष्टि से विभक्त दिख रहा था। परंतु सिंध के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर इस तरह की दुर्बलता हम नहीं देखते हैं। विभिन्न शासकों के पारस्परिक संघर्ष और उनकी महत्वाकांक्षाएं उनकी दुर्बलता का कारण अवश्य थी, परंतु साधारण विदेशी आक्रमण उनकी शक्ति को समाप्त करने की क्षमता नहीं रखते थे। अगर सामाजिक दृष्टि से देखें तो उस समय भी भारत जो है विभिन्न जातियों में बटा हुआ था, जिनमें आपस में खान पान और विवाह संबंध नहीं थे। परंतु जब भी जाति व्यवस्था बहुत जटिल नहीं थी। जाति परिवर्तन, विदेशियों को हिंदू समाज में स्थान प्राप्त होना और अंतर्जातीय विवाह उस समय तक संभव थे। स्त्रियों का समाज में सम्मान था, वह शिक्षा प्राप्त करती थी, उनमें पर्दा प्रथा न थी, वे सामाजिक व प्रशासकीय कार्यों में भाग लेती थी, और उनके लिए स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। परंतु स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के समान न थी। पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर सकते थे, जबकि स्त्रियां ऐसा नहीं कर सकती थीं। शासक वर्ग में सती प्रथा लोकप्रिय होती जा रही थी। व्यक्तियों के आचार विचार अच्छे थे, उनका भोजन अधिकांशतः प्याज, लहसुन, मांस व शराब से मुक्त था, और वे सात्विक जीवन पर बल देते थे। शिक्षा में धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त विज्ञान, ज्योतिष, चिकित्सा शास्त्र आदि का प्रमुख स्थान था। नालंदा, वल्लभी, काशी, दक्षिण के भी अनेक स्थान शिक्षा के केंद्र स्थल के रूप में थे, जहाँ हम देखते हैं कि हिंदू और बौद्ध धर्मों से संबंधित भी शिक्षाएं दी जाती थी, और इस समय हिंदू और बौद्ध धर्म की प्रधानता भी देखी जाती है देश में। आर्थिक दृष्टि से भारत संपन्न था, यद्यपि अमीरों और गरीबों की स्थिति में बहुत अंतर था, परंतु तब भी जनसाधारण खुशहाल था। कृषि, व्यापार और उद्योग की दृष्टि से भारत संपन्न था। इस प्रकार अरबों के सिंध पर आक्रमण के अवसर पर भारत राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से दुर्बल नहीं माना जा सकता था, परंतु भारत में विभिन्न राज्यों की पारस्परिक जो शत्रुता थी, सैनिक क्षमता को बढ़ाने के प्रति उदासीनता थी, और जनसाधारण में देशभक्ति की भावना का अभाव ऐसी दुर्बलता थी जो उस समय के प्रकट होने लगी थी, और जिन्होंने उसके भविष्य के इतिहास को गंभीरता से प्रभावित किया। यहाँ एक बात हम क्लियर कर दें कि राष्ट्रीयता की जो भावनाएं हैं वह आधुनिक जो कंसेप्ट है, आधुनिक अवधारणा है राष्ट्रीयता की भावना, और उस समय के पर जो काल है
उसको दृष्टिगत करते हुए हम यह नहीं कह सकते कि राष्ट्रीयता का अभाव था, लेकिन जो पारस्परिक संघर्ष का जो एक वातावरण था, इसमें कृषि हो, उद्योग हो और जो सामाजिक प्रशीलता के तत्व हों, उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा था और समाज में एक तरह का जो प्रगति के जो तत्व थे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे थे। और जो भी कमियां थीं, जब विदेशी आक्रमण हुए और विदेशी आक्रांता विजयी हो गए, तो इन सभी कमियों के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित होता है। अगर इस तरह की घटनाएं न हुई होती तो हम संभवतः इस जो भी कमियां हैं उनका हम मूल्यांकन या अवलोकन नहीं करते। अतः हम देखते हैं कि जो भारतीय अपना समाज है वह एक वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा और विभिन्न प्रकार के अमीर गरीब इत्यादि विषमताओं से परिपूर्ण था, लेकिन एकता के भी तत्व थे और जो कि भारतीय जनमानस को आपस में जोड़े हुए थे। इन्हीं सब परिस्थितियों में जो राजाओं की पारस्परिक शत्रुता और सैनिक क्षमता अक्षमता कहा जाए, सैनिक क्षमता को न बढ़ाना या सैनिक अक्षमता कहा जाए, इन सभी कारणों ने भारतीयों को अरबों के विरुद्ध युद्ध में विजय न दिला सकी। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अरब आक्रमण के कारण और मोहम्मद बिन कासिम के विजय की चर्चा करेंगे। और इसी के साथ यह प्रकरण समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।